नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि हम टीएनसी की एडवांस सीरीज के अंदर दोस्तों जेनाइटो यूरिनरी जो सिस्टम है वो पढ़ रहे थे, और जेनाइटो यूरिनरी जो सिस्टम है उसके आज हमारी ये 4th क्लास है, और एडवांस सीरीज के अंदर आज हमारी ये 65th क्लास है, 65वीं हमारी क्लास है। एडवांस सीरीज के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों। हमने ओबीजी पढ़ लिया है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा है, ईएनटी पढ़ा है, आई पढ़ा है। इसके अलावा कुछ पार्ट हमने न्यूट्रिशन का भी पढ़ा था जीआई सिस्टम के अंदर ही, और कुछ फंडामेंटल के जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पढ़े हैं। जैसे कि हमने दोस्तों जैसे ट्रैक्शन है, क्रैच वॉकिंग है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने किस में पढ़ा था, मस्कुलोस्केलेटन में पढ़ लिया था। इसके बाद जीआई सिस्टम के अंदर भी हमने कोलोस्टोमी है, एंडोस्कोपी है, ऐसे कई सारे जो प्रोसीजर्स है दोस्तों उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ, दैट इज ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी सारी इसकी जो सर्जरीज हैं वो होती हैं जो बच्चे से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं ब्लैडर कैंसर के अंदर। तो हमारे सामने जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट हैज ए हेमीनेफ्रेक्टोमी एंड रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सर्जरी हुई है, क्या, हेमीनेफ्रेक्टोमी हुई है, और वो रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। मैंने आपको समझाया हुआ है काफी बार दोस्तों कि किसी भी पेशेंट को वार्ड से कहाँ भेजा जाता है, मान लो ओटी के अंदर भेजा गया, ओटी से फिर वो डायरेक्टली वार्ड के अंदर नहीं आता, पहले पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर कुछ समय के लिए उसको मॉनिटर के लिए रखा जाता है, और उस यूनिट के बाद में फिर उससे वापस उसको कहाँ शिफ्ट किया जाता है दोस्तों, वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है। तो ये पेशेंट है, इसकी सर्जरी हुई है दोस्तों, कौन सी हुई है, हेमीनेफ्रेक्टोमी हुई है। अगर हम जो किडनी है उसके कुछ पार्ट को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, हेमीनेफ्रेक्टोमी के नाम से जानेंगे। अगर कंप्लीटली किया गया है तो वो फिर क्या हो जाएगा, नेफ्रेक्टोमी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये पार्शियल नेफ्रेक्टोमी हो गया, मतलब कुछ पार्ट को रिमूव किया गया। वैसे हेमी का मतलब जो है हाफ होता है, मुझे भी पता है ये कि हेमी का मतलब हाफ है, बट फिर भी डायरेक्टली हाफ से रिलेटेड नहीं होता है। हेमीनेफ्रेक्टोमी का मतलब ये होता है कि किडनी के कुछ पार्ट को हम क्या कर दें दोस्तों, रिमूव कर दें। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हेमीनेफ्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद उस क्लाइंट के अंदर क्या डाली गई दोस्तों, एक ट्यूब डाली गई है जिसे हम नेफ्रोस्टोमी ट्यूब के नाम से जानते हैं। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो उसकी किडनी है, उस किडनी के अंदर मान लो सर्जरी करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जहां से भी मान लो कोई पार्ट को रिमूव किया गया है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये पार्ट रिमूव किया गया, तो यहां से क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब डाल देते हैं, ताकि जो भी जो ड्रेनेज है ना दोस्तों, वो ड्रेनेज इसका क्या होता रहे, कलेक्ट होता रहे यहाँ से। तो इसलिए इस ट्यूब को क्या नाम दिया गया, किडनी से जोड़ी गई है ये ट्यूब, तो इसलिए इसे हमने नेफ्रोस्टोमी ट्यूब के नाम दे दिया है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, कुछ समय के बाद में इस ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब ये जो ड्रेनेज है वो आना बंद हो जाता है, ब्लड है बिल्कुल आना बंद हो जाता है, तो उसके बाद में इस ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एंड एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, मैंने आपको बताया था कि जो कैथेटर जो है, फोलेज कैथेटर है, वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक जो होता है दैट इज स्ट्रेट और इंटरमिटेंट, मतलब हमने सिर्फ डाला, उस जो भी यूरिन है उसको बाहर निकाला और उसके बाद में आउट कर लिया कैथेटर को, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमिटेंट या फिर स्ट्रेट कहलाएगा। मतलब हमने उसको कुछ समय के लिए रखा नहीं कि भाई हमने उसको लंबे 1-2 दिन तक चलने दिया, 4-5 दिन 10 दिन, ऐसे ही नहीं। इसमें हमने क्या किया, बस डाला और बाहर निकाला, हमारा काम हो गया। चाहे हमें यूरिन लेना हो, चाहे यूरिन का सैंपल लेना हो, या फिर जो ब्लैडर के अंदर मान लो कई बार पेशेंट पे रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना पड़ता है कि भाई उसका ब्लैडर एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी होने के बाद भी ब्लैडर में कुछ अमाउंट बच जाए, तो उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम करते हैं। तो उसने वॉइड कर लिया, मतलब उसने यूरिनेशन कर लिया, यूरिन करने के बाद में अभी भी हमें चेक करना हो कि ब्लैडर के अंदर कितनी अमाउंट है, हम कैथेटर डालेंगे, जो यूरिन आ गया उसको अमाउंट को मेजर करेंगे, फिर वापस उस कैथेटर को हटा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमिटेंट कहलाएगा। दूसरे प्रकार का जो कैथेटर होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रिटेंशन कैथेटर या इनड्वेलिंग कैथेटर के नाम से जानते हैं। इस इनड्वेलिंग या यूरिन कैथेटर के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कैथेटर जो है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, इसमें एक बैलून होता है। एक कैथेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, बैलून लगा हुआ होता है। ये बैलून क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। ये बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है ये बैलून। ठीक है, तो ये बैलून जो इन्फ्लेट हो गया ना दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, ये बैलून के इन्फ्लेट होने के कारण ये बाहर नहीं निकलेगा। तो कुछ समय के लिए, अगर हम लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं इसको, कि भाई कुछ समय तक जो पेशेंट है वो यूरिन करता रहे, ऐसे नहीं कि बस प्रोसीजर किया और निकाल लिया।
स्ट्रेट में डायरेक्टली प्रोसीजर किया और बाहर निकाल लेंगे, इसको हम रखते हैं, तो इसलिए इस किस नाम से जानते हैं, इसे हम रिटेंशन के नाम से जानते हैं या इनड्वेलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने पोर्ट वोर्ट वो सब आपको बता रखे हैं कि इसके अंदर एक ड्रेनेज पोर्ट होता है, एक बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट होता है, ड्रेनेज पोर्ट के ऊपर कलर इंडिकेट होता है। ठीक है, वो सब मैंने आपको, यूरिन ड्रेनेज जो पोर्ट है उससे यूरिन आता है, उस यूरिन को हम यूरिन बैग से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो पिछली क्लासेज में आप जाकर उसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि द क्लाइंट यूरिनरी आउटपुट इज 50 ml पर आवर, व्हाट इज द नर्स नेक्स्ट एक्शन। सिंपल सी बात है कि आपके पास एक पेशेंट था, उस पेशेंट को आपने ओटी में भेजा था, ये पेशेंट है आपका, इसको आपने ओटी में भेजा, ओटी से इसकी सर्जरी हुई, सर्जरी में क्या सर्जरी हुई उसकी, हेमीनेफ्रेक्टोमी हुई, तो वहां पर जब ये वापस आया तो आपको दो चीजें मिली उसके अंदर। ठीक है, जो उसके अंदर दो चीजें आपको देखने को मिली, एक तो उसको ट्यूब डली हुई थी, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डली गई थी, और एक उसके अंदर क्या डाला गया था दोस्तों, कैथेटर डला हुआ था। ठीक है, क्या डला हुआ है, पुलिस कैथेटर डला हुआ है उसके अंदर। तो इसमें फिर आपने आकर उसको मेजर किया, तो 1 घंटे में आपने क्या देखा कि इसका यूरिन जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 50 ml पर आ रहा है, 1 घंटे के अंदर 50 ml आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नर्स नेक्स्ट एक्शन। तो एक नर्स होने के नाते आप क्या करोगे, पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है कि रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। ठीक है, अभी तक ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इस ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि अगर 1 घंटे के अंदर 30 ml या फिर उससे ज्यादा यूरिन आता है दोस्तों पर आवर, तो ये इंडिकेट करता है कि जो यूरिन है दोस्तों वो क्या है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, वो क्या है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। तो कम से कम 30 ml तो आना ही आना चाहिए दोस्तों। अगर 30 ml से भी कम यूरिन आ रहा है तो हमारा ये काम है कि हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे क्या करेंगे, हम नोटिफाई करेंगे कि भाई इस पेशेंट की सर्जरी हुई थी, ऐसा क्या रीजन है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, क्या कारण हुआ है कि उस पेशेंट का जो यूरिन है वो 30 ml से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे। बट यहाँ पर जो यूरिन है दोस्तों कितना है, 50 ml पर आवर है, तो मोर देन 30 ml हो गया, मतलब वो क्या है दोस्तों, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो अब नॉर्मल चीजें बताने की डॉक्टर को जरूरत नहीं होती, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो डॉक्टर है उसको नॉर्मल चीजें बताने की जरूरत नहीं होती, भाई ये नॉर्मल है, ठीक है, उसको आप जाके ये कहोगे ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं। तो एबनॉर्मल जो चीज है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो अभी तक ये हमारे लिए नॉर्मल है, तो इस क्वेश्चन का अभी तक जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी रिकॉर्ड द फाइंडिंग। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, इरिगेट द नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, कि भाई उसकी जो ट्यूब लग के आई थी दोस्तों, जो नेफ्रोस्टोमी जो ट्यूब डली हुई थी, उस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब को आप क्या करोगे, इरिगेट करोगे, क्लीन करोगे, मतलब यहां से मान लो हटा के आप उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डालोगे, उससे उसको क्लीन करोगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको इरिगेट कर रहे हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, इरिगेशन ज्यादातर क्या तो किया नहीं जाएगा, और अगर किया भी जा रहा है इरिगेशन, तो इरिगेशन जो किया जाता है ये हमेशा इसमें एससीपी का जो प्रेस्क्रिप्शन है वो बहुत जरूरी होता है। बिना हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रेस्क्रिप्शन के हम कभी भी इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि उस पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो 50 ml पर आवर आ रहा है, और हमें ऐसा कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं दे रखा जो इस चीज को सजेस्ट कर रहा हो कि उस क्लाइंट को इरिगेशन की क्या है दोस्तों जरूरत है। कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं दी, उसने डायरेक्टली बताया है, हमें नॉर्मल चीजें बता रखी हैं। जब चीज नॉर्मल ही है दोस्तों तो उसको एबनॉर्मल बनाने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है कि आप उसको एबनॉर्मल बनाओगे, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, एनकरेज द इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सही हो सकता है ना कि ओरल फ्लूइड का जो एनकरेज, उसको इनकरेज करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा ओरल फ्लूइड ले। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता लग रहा है कि अभी जो क्लाइंट है दोस्तों वार्ड से ओटी, ओटी से पीएससी, सिंपल वापस वार्ड में आया है। अब पेशेंट अगर ओटी से वार्ड में आता है दोस्तों तो उसको पक्का एनेस्थीसिया दिया गया था। अगर एनेस्थीसिया दिया गया है दोस्तों तो उस पेशेंट को क्या रखा जाता है, एनपीओ रखा जाता है। एनपीओ क्यों रखा जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण जो उसका गैग जो रिफ्लेक्स है दोस्तों वो एब्सेंट मिलेगा। उसके कारण क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होने के कारण अगर हमने पेशेंट को कोई भी ओरल इनटेक दिया तो उसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है उसको। अगर एस्पिरेशन हो गया तो पेशेंट को क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब तक कि जो टाइम पीरियड दिया गया है 8 घंटे का, 12 घंटे का, जितने भी टाइम हमें दिया गया है भाई इतने घंटे के लिए हमें एनपीओ रखना पड़ता है, वो आपको जो पीएससी जो नोट्स हैं उनके अंदर मिल जाता है। जो नोट्स डालकर भेजते हैं वहां से सर्जरी के अंदर, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो नोट्स डालते हैं उनमें हमें मिल जाता है। तो हम उसमें चेक करेंगे तो इतने समय के लिए हमें क्या रखना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई पेशेंट आया है और उसको फ्लूइड हम क्या दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करो। तो मैंने इस ऑप्शन में आपको बता दिया था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नॉर्मल जो चीजें हैं उसको नोटिफाई करने की कभी भी कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब नॉर्मल चीजें हर चीज आप जाके बताओगे क्या उसको, आप जाओगे सर टेम्परेचर 98.6 आ रहा है, वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार वो कहेगा, दोबारा जाओगे सर पल्स है ना 72 आ रही है, फिर वो कहेगा क्या 72, फिर सोचेगा यार क्यों बता रहा है, चलो फिर अगली बार जाओगे सर जो बीपी है ना उसका वो 122/80 आ रहा है,
फिर वो तुम्हारे ऊपर गुस्से में देगा, भाई क्या जाता है भाई, और कुछ काम नहीं कर लेने दे मुझे, हर चीज़ ऐसे थोड़ी आके बताएगा। तो ये थोड़ी बताएगा कि सर उसके जो हेयर का जो कलर है ना वो ब्लैक है सर, ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें हम नहीं बताएंगे। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, दैट वुड बी रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। इसमें डायरेक्टली लिख लो, चाहे वो पेशेंट है ना दोस्तों सर्जरी से आया हो या नहीं आया हो, डायरेक्टली भी अगर क्वेश्चन आता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो इतना है, तो भी हम नोटिफाई करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो डायरेक्टली लिख लो बस, अगर किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट, अगर किसी पेशेंट का, अगर किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट 30 ml और मोर देन 30 ml है, तो इसे एससीपी को नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी फाइंडिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए, नॉर्मल फाइंडिंग को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ऐसे लिख लो, नॉर्मल फाइंडिंग्स को हमें डालना है हमारे फाइल के अंदर, भाई ये है, को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमें बहुत सारी नॉलेज देगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली रिलेटेड टू है ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद ब्लैडर कैंसर, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हो रखा है, ब्लैडर कैंसर हो रखा है, ठीक है, एंड ए सिस्टेक्टोमी एंड इलियल कॉन्ड्यूट आर शेड्यूल्ड। दो वर्ड आए हैं दोस्तों, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एक सिस्टेक्टोमी है और एक इलियल कॉन्ड्यूट, मतलब ब्लैडर कैंसर का क्लाइंट है, उसको सर्जरी की जा रही है, ठीक है, क्या सर्जरी की जा रही है, सिस्टेक्टोमी, और साथ में क्या बनाया जा रहा है, इलियल कॉन्ड्यूट बनाया जा रहा है, ये उसका शेड्यूल किया गया है कि भाई ये इतने टाइम पे इतने बजे ये सर्जरी होगी। व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू प्री ऑपरेटिवली, तो नर्स को प्री ऑपरेटिवली क्या करना चाहिए, जिस पेशेंट की ऐसी सर्जरी हो रही हो उसको प्री ऑपरेटिवली आपको क्या करने की, क्या है दोस्तों, प्लान करने की जरूरत है। पहला दे रखा है कि लिमिट द फ्लूइड इनटेक फॉर 24 आवर्स, कि आप उसको 24 घंटे तक फ्लूइड मत दो। सेकंड दे रखा है टीच द रेंज ऑफ मोशन एंड कीजल एक्सरसाइजेज, कि आप उसको कीजल एक्सरसाइजेज और रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों उसके बारे में क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इरिगेटिंग द इलियल कॉन्ड्यूट, कि जो भी जो इलियल कॉन्ड्यूट जो बनाया गया है अच्छे से समझा दूंगा मैं अभी आपको, उस प्रोसीजर को क्या करो दोस्तों, आप एक्सप्लेन करो। फोर्थ दे रखा है एडमिनिस्टर क्लींजिंग एनिमाज एंड लैक्सेटिव्स ऑर्डर से, कि जो भी आपको ऑर्डर किया गया है कि भाई उसको एनिमा लगाना है और लैक्सेटिव लगाने हैं, उनको आप क्या करोगे, आप उसको एडमिनिस्टर करोगे या प्रोवाइड करोगे। चलो बात करते हैं, हर चीज आ जाएगी हमारी जब हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्लैडर कैंसर के बारे में। ब्लैडर कैंसर क्या होता है दोस्तों, कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो लेयर होती है, सबसे इंटरनल जो लेयर होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, यूरोथीलियम के नाम से जानते हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ से इस चीज को कट करूं और इन लेयर को अगर हम देखूं, तो ये बाहर वाली जो सबसे मतलब अंदर वाली, यहाँ से अंदर वाली लेयर होगी ना, इधर से अंदर वाली लेयर, मतलब ये वाली लेयर अंदर से, ये वाली जो लेयर है दोस्तों, दैट इज, इसे हम यूरोथीलियम या फिर इसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। यूरोथीलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर है वो हमेशा ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं कर सकते बट मैक्सिमम, ये क्या इस लेयर के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है, मैलिग्नेंट ग्रोथ होने लग जाती है यहाँ की सेल्स की, जिसे हम इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो पूरी लेयर है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यूरोथीलियम के नाम से या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से हमसे जानते हैं। ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम है उससे ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ जाके दोस्तों ये कहां तक फैल सकता है, आपका जो मसल जो लेयर है दोस्तों, मसल जो लेयर है वहां तक भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। मसल जो लेयर है वहां तक भी जा सकता है, या फिर सिरोसा तक भी क्या हो सकता है दोस्तों, ये एंटर कर सकता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैडर कैंसर के नाम से। इतना टफ नहीं है, आप लोग सोच रहे हो सर ये इतने तरीके से क्यों बता रहे हो आप, मैं सिंपल सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ब्लैडर कैंसर इज द मैलिग्नेंट ग्रोथ, ठीक है, सिंपल से वर्ड में समझो, ब्लैडर कैंसर इज द मैलिग्नेंट ग्रोथ इन यूरोथीलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम दैट में ठीक है, दैट में इनफिल्ट्रेट, मतलब कहां तक पहुंच सकती है, दैट में इनफिल्ट्रेट टू मसल लेयर, ठीक है, दैट में इनफिल्ट्रेट टू मसल लेयर ऑफ द ब्लैडर, मसल लेयर ऑफ द ब्लैडर इज नोन एज ब्लैडर कैंसर। इसे हम किस नाम जानेंगे, ब्लैडर कैंसर के नाम से जानेंगे। अब ये ब्लैडर कैंसर जो है ना दोस्तों,
स्टार्ट कहाँ हुआ है, ब्लैडर में हुआ है, लेकिन ये आगे जाके फैलता फैलता एक्सटेंड होता हुआ, क्योंकि सिरोसा को क्रॉस करेगा, आगे जो क्या हो सकता है दोस्तों, ये फैल सकता है आगे। जब ये एक्सटेंड होगा, ठीक है, अगर नियर बाई टिश्यूज में हो रहा है तो उसे हम ज्यादातर मेटास्टेसिस नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैल रहा है, फैल कर वो कर रहा है, तो वो एक्सटेंड हो रहा है वो। तो ये एक्सटेंड होके दोस्तों रेक्टम तक कोई पहुंच सकता है ब्लैडर कैंसर। इसके अलावा जो वेजाइना है दोस्तों, वहां तक भी क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। या पेल्विक, वहां के जो टिश्यूज जो हैं दोस्तों, पेल्विक जो सॉफ्ट जो टिश्यूज हैं वहां तक भी फैल सकता है। या फिर दोस्तों आपकी जो पेरिटोनियम जो लेयर है, उस पेरिटोनियम लेयर के पीछे के जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उन सब में भी फैल सकता है। तो रिट्रोपेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, उनमें भी क्या हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है। रिट्रोपेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, वहां तक भी क्या हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो ये आगे जाकर मेटास्टेसिस भी हो सकता है इसका। और इसका जो मेटास्टेसिस है दोस्तों, वो ये लंग्स के अंदर भी हो सकता है, इसके अलावा बोन में हो सकता है, एंड लीवर में भी हो सकता है। लंग्स, बोन और जो लीवर तक भी क्या हो सकता है दोस्तों, ब्लैडर कैंसर मेटास्टेसिस। स्टार्ट कहां से हुआ था, यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वहां से फैला, ठीक है, वहां से फैल कर ये मसल लेयर में पहुंचा, सिरोसा को क्रॉस किया, आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं फीमेल के अंदर, जैसे मान लो वेजाइना है, इसके अलावा मेल फीमेल दोनों के अंदर जैसे रेक्टम हो गया, मेल फीमेल में रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हो गई, वहां के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें फैलेगा। और ज्यादा फैलते हुए मेटास्टेसिस जब होगा ये दोस्तों, तो कहां तक जा सकता है, ये लंग्स, बोन और लीवर तक क्या हो सकता है दोस्तों, पहुंच सकता है। इसको एक बार लिख लो, ब्लैडर कैंसर इज द malignant growth in यूरोथीलियम में यूरोएपिथेलियम, और इसी को हम किस नाम जानते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ऑप्शन में ये नहीं लिखा है तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम दैट में इनफिल्ट्रेट द ब्लैडर वॉल, मतलब बाकी की जितनी वॉल हैं, जैसे मसल वॉल हो गई, ठीक है, एक लेयर होती है प्रोप्रिया होती है, उससे आगे मसल वॉल होती है, फिर सिरोसा होती है, तो वहां तक भी हो सकता है। बस इतना याद रख लो, इनफिल्ट्रेट द ब्लैडर वॉल, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं कि एनाटोमी को 50 पेज पढ़ लिए, भाई कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है एनाटोमी से रिलेटेड, ज्यादा डिजीज पोर्शन से रिलेटेड आता है। हाँ, उतना पढ़ो कि आप कोई डिजीज पढ़ो तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन इतनी भी एनाटोमी मत पढ़ो कि आप ब्लड सप्लाई पढ़ने लग गए, नर्व सप्लाई पढ़ने लग गए, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने लग गए, तो वो कोई काम का नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। दैट में इनफिल्ट्रेट द ब्लैडर वॉल एंड कैन एक्सटेंड टू, मतलब कहां तक फैल सकता है आगे जाके, एक्सटेंड टू रेक्टम, जो मैंने आपको समझा है वही लिखा रहा हूं मैं, रेक्टम, वेजाइना, pelvic soft tissues and retroperitoneal structure structures, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालो, मेटास्टेसिस ऑफ ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कार्सिनोमा या ब्लैडर कैंसर। तो इसके अंदर आप लिख लो लीवर, लंग्स, बोन्स, लिम्फ नोड्स भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में आए तो लिम्फ नोड भी लिख सकते हो, लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये मेटास्टेसिस साइट है इसकी, कहां कहां तक ये क्या हो सकता है, मेटास्टेटाइज हो सकता है। इसके बाद में हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल रिस्क फैक्टर हैं, कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना आपको। इसके अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो इसके 3 मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, 3 मेन क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं इसके। सबसे मोस्ट कॉमन आपको ध्यान रखना है, एक तो स्मोकिंग ध्यान रखना है, स्मोकिंग इसका क्या होता है दोस्तों, रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा दोस्तों केमिकल्स, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं उनके कारण भी, जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल से एक्सपोजर होता है, इंडस्ट्रियल जो केमिकल है उनसे ज़्यादा एक्सपोजर हो किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को, तो उसके अंदर रिस्क रहता है किसका, ब्लैडर कैंसर का। इसके अलावा दोस्तों रेडिएशन थेरेपी, देखो रेडिएशन थेरेपी इसका पॉजिटिव एजेंट भी, और उसके जो ट्रीटमेंट है ना उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, रेडिएशन थेरेपी पढ़ते हैं। या एक्सपोजर टू रेडिएशन लिख लो, ऐसे मत लिखो रेडिएशन थेरेपी, सॉरी, ऐसे लिखो एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। रेडिएशन से किसी भी प्रकार से एक्सपोज हो रहा है वो, जरूरी नहीं वो रेडिएशन थेरेपी मतलब तो ट्रीटमेंट लेना हो गया,
ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर उसको रेडिएशन से एक्सपोजर है तो उसके कारण भी उसको ब्लैडर कैंसर होने के क्या होंगे दोस्तों, चांसेस होंगे। बस 3 ही याद रखने, तो इतना बड़ा इसमें कहानी है भी नहीं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बात करते हैं दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं आता, बस सिंपल सा एक आपको बहुत जरूरी याद रखना है, इसको स्टार लगा के लिखना जरूर, पेनलेस हिमेचूरिया। पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, पेन नहीं होगा और यूरिन के अंदर क्या आएगा दोस्तों, ब्लड आएगा। तो ये इसका क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जरूर ध्यान रखना कि पेनलेस हिमेचूरिया इज फाउंड इन ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेनलेस हिमेचूरिया पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड डिसयूरिया। यूरिन करने के अंदर तो क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यूरिन करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी उसको, ठीक है। लेकिन जो हिमेचूरिया जो होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, पेनलेस होता है, पेनलेस होता है। तो फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी हो सकती है, और उसको क्या हो सकता है दोस्तों, आगे जाके डिसयूरिया भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद लिख लो ऑब्स्ट्रक्शन बाय क्लॉट्स। जब ब्लैडर के अंदर क्या बनने लगेंगे दोस्तों, ब्लैडर के अंदर ज्यादा होगा तो उसके कारण वहां पर डैमेज होगा, डैमेज होने के कारण जो सेल जो टिश्यूज है दोस्तों वो यहाँ पर आएंगे, यूरिन के कारण आगे जाएंगे, और आगे जाने के कारण क्या कोज करेंगे दोस्तों, वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकते हैं। यूरिन के अंदर क्या कोज कर सकते हैं दोस्तों, वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कोज कर सकते हैं। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन बाय क्लॉट्स के नाम से जानते हैं। बस अगर सारे भी याद नहीं रहे तो बस दोस्तों इसको जरूर याद रख लेना प्लीज, पेनलेस हिमेचूरिया जो है वो आपको जरूर याद रखना है ब्लैडर कैंसर के अंदर, बाकी की चीजें आप मत याद रखो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसमें बस एक लिखाऊंगा मैं, ज्यादा फालतू की महाभारत नहीं लिखाना चाहता। तो इसमें आप सिर्फ एक चीज लिख लो, बायोप्सी लिख लो बस, बायोप्सी थ्रू सिस्टोस्कोपी। मतलब सिस्टोस्कोपी जो प्रोसीजर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे दोस्तों, बायोप्सी का सैंपल लेंगे, बस इतना सा याद रख लो, कुछ ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं, बायोप्सी थ्रू सिस्टोस्कोपी। अब आता है मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला जो सर्जिकल मैनेजमेंट इसके अंदर आता है दोस्तों, दैट इज रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर दोस्तों, जो ट्यूमर है ना उसको अगर बहुत ही कम है तो उसको वहां से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अगर बहुत कम है, पूरे ब्लैडर के अंदर नहीं फैला है, कुछ एक थोड़ी सी एक पार्ट तक क्या है दोस्तों, बिल्कुल छोटे से पार्ट तक ही हुआ है, तो उस ट्यूमर को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ सकता है, पार्शियल सिस्टेक्टोमी करना पड़ सकता है। पार्शियल सिस्टेक्टोमी या फिर दोस्तों रेडिकल सिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। रेडिकल सिस्टेक्टोमी, रेडिकल सिस्टेक्टोमी, ठीक है। रेडिकल पार्शियल जो सिस्टेक्टोमी है ना, उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो ब्लैडर है, आज मैं आपको काफी सारी इमेज बनवाऊंगा ना, जैसे ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर का कोई पार्ट है दोस्तों मान लो, तो उसके कुछ पार्ट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया, इसका रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल सिस्टेक्टोमी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पार्शियल सिस्टेक्टोमी कहलाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, जो इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद बाकी का जो पार्ट है दोस्तों उसको क्या कर दिया जाएगा, स्यूचर कर दिया जाएगा। बस बचा हुआ पार्ट उसको स्यूचर कर देंगे यहाँ से। तो इसके कारण क्या होगा, एक चीज, पार्शियल सिस्टेक्टोमी के बाद आप एक बात आराम से समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई भी पार्ट ज्यादा है, उसका कुछ पार्ट आपने रिमूव किया, तो उसकी जो कैपेसिटी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद जो कैपेसिटी है दोनों दोस्तों वो क्या हो जाती है, थोड़ी इसकी कम हो जाती है। जो यूरिन को होल्ड करने की इसको जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, ठीक है। तो यूरिन की होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूरे ब्लैडर के अंदर फैल गया ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल सिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। रेडिकल सिस्टेक्टोमी का मतलब ये होता है दोस्तों कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि ब्लैडर को ही हटाएं, ब्लैडर के एडजुएंट जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है दोस्तों, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। कुछ लिम्फ नोड्स जो आ रहे हैं उनको भी क्या करना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रेडिकल सिस्टेक्टोमी के नाम से हम इसे जानते हैं कि साथ में ब्लैडर के साथ में जो इन्वेजन अगर
आसपास के हिस्सों पे हो रहा है तो उनको भी रिमूव करने की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो ब्लैडर तो पूरा रिमूव कर दिया जाएगा, ब्लैडर क्या होगा, कंप्लीट रिमूव होगा। अब आप एक खुद सोचो दोस्तों कि कोई भी पर्सन है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर आपने बताया कि ब्लैडर को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लो भाई, ये ब्लैडर है, ये उसका क्या है दोस्तों, यूरेथ्रा है। ऐसे मान लो ये यूरेथ्रा है, मेल यूरेथ्रा बना देता हूं, ये यूरेथ्रा है। अब सोचो कि दोस्तों यहां से उसका क्या हुआ, ब्लैडर रिमूव कर दिया। उस पर्सन का क्या कर दिया दोस्तों हमने, ब्लैडर को ही क्या कर दिया दोस्तों हमने, रिमूव कर दिया। तो फिर वो यूरिन कहां से करेगा, यूरिन कहां जाएगा, प्रॉब्लम हो गई ना। अगर आपने ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया तो फिर यूरिन कहां जाएगा। तो इसके अंदर हमें करना पड़ेगा यूरिनरी डाइवर्जन। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यूरिनरी डाइवर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। अब यूरिनरी डाइवर्जन का मतलब क्या है दोस्तों, अब ये जो यूरिन है ना, इसको और किसी रास्ते से, दूसरे किसी रास्ते से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर यूरिन तो ऐसे है नहीं कि भाई आप छोड़ दो उसको कि भाई ब्लैडर हट गया, यूरिन है जहां पर गिर रहा है, कैविटी के अंदर गिर रहा है, जो बचा हुआ स्पेस है वहां गिर रहा है, कुछ भी ऐसा तो करोगे नहीं। अब मान लो रिमूव ये हो गया, तो दोस्तों जो यूरिन बनेगा वो यूरिन कहां होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, यूरिनरी डाइवर्जन के नाम से हम इसे जानेंगे कि हमें दूसरा रास्ता बनाना क्या है, जरूरी है। अब दूसरा रास्ता कैसे कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर कई सारी क्या की जाती है दोस्तों, सर्जरी की जाती है। तो यूरिनरी डाइवर्जन की जो जरूरत है वो किस में पड़ती है, रेडिकल सिस्टेक्टोमी में पड़ती है, न कि पार्शियल सिस्टेक्टोमी में। क्योंकि पार्शियल सिस्टेक्टोमी में तो कुछ पार्ट हटाया है, रास्ता वो का वो रहेगा। अब यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड हम जो सर्जरीज हैं वो देखते हैं। तो कौन कौन सी सर्जरीज होती है, तो तीसरी सर्जरी की हम बात करते हैं। तीसरी जो सर्जरी है दोस्तों, इसके अंदर किया जाता है, दैट इज क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी। क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी, क्यूटेनियस का मतलब क्या होगा, स्किन। मतलब कि जैसे आपने दोस्तों कोलोस्टोमी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोलोस्टोमी पढ़ा है। कोलोस्टोमी में क्या करते थे, यहां पर एक इंसिजन बना के और हम कोलोन से क्या कर रहे हैं, स्टूल को बाहर निकाल रहे हैं, रेक्टम के थ्रू हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो कोलोस्टोमी था। सेम उसी प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसीजर होता है। क्यूटेनियस का मतलब स्किन से रिलेटेड हो गया। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम, आप खुद भी सारे डायग्राम बनाना मेरे साथ साथ। ये जो यूरेटर है ना दोस्तों, इनको डायरेक्टली किससे जोड़ दिया जाता है दोस्तों, आपके एब्डोमेन से जोड़ दिया जाता है। यहां पर इस इंसिजन बना दिया जाता है, यहां पे बाहर स्टोमा बनाया जाता है, ओपनिंग बना दिए जाते हैं बाहर की तरफ इन यूरेटर की। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानेंगे। कि जो यूरेटर हैं इनको डायरेक्टली यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम प्लेस कर देंगे। अब प्लेस करने के बाद में यूरिन डायरेक्टली इसमें से आएगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, यूरिनरी अप्लायंसेज लगा देंगे, यूरिनरी पाउच यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, अटैच कर देंगे। यूरिनरी जो पाउच हो क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, ताकि जो यूरिन है दोस्तों वो इसके अंदर क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। तो हो गया ना डाइवर्जन। कौन से रास्ते से जा रहा था, यूरेथ्रा के थ्रू आता है यूरिन, बट यहाँ पर यूरिन हमारे यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है, इस जगह से बाहर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम किस नाम जानेंगे, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से हम इसे जानेंगे। दूसरा देखो, दूसरा प्रोसीजर भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दैट इज क्यूटेनियस यूरेटोस्टोमी। क्यूटेनियस यूरेटोस्टोमी। इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये यूरेटर है और ये क्या है दोस्तों, यूरेटर। अब आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर बाइक्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी हो रही है। बाइक्यूटेनियस मतलब दो स्टोमा बन गए। तो ये दो स्टोमा प्रॉब्लम करेंगे यार, एक पेशेंट है बेचारे के दो स्टोमा लगे हुए हैं, दो उसको बैग अटैच करने की जरूरत पड़ेगी, उसको दिक्कत तो होगी, ये बात तो कंफर्म है ना। तो इसको कम करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाएगा, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी। यूरेट्रो नहीं, यूरेट्रो ही, यूरेट्रोस्टोमी, यूरेट्रो, ठीक है, URETEROSTOMY। अब इस क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी में क्या करेंगे दोस्तों हम, कि एक जो यूरेटर है ना, उस यूरेटर से ही हम दूसरे यूरेटर को भी क्या कर देंगे दोस्तों, अटैच कर देंगे, ताकि यहां से जो भी यूरिन आएगा ना, इससे जो भी यूरिन आएगा दोस्तों, वो भी कहां के थ्रू, इस यूरेटर के थ्रू कहां होगा, बाहर निकलेगा। अब ये जो दूसरा जो यूरेटर है ना दोस्तों, इस यूरेटर को हम क्या करेंगे, जो एक यूरेटर है, जो कॉमन यूरेटर है, जो दोनों का
यूरिन लेके आ रहा है, इसको बाहर क्या बना देंगे दोस्तों, स्टोमा बना देंगे, बाहर एब्डोमेन में क्या बना देंगे, ओपनिंग बना देंगे। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम जानेंगे क्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू, यहाँ के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। यूरेट्रो मतलब एक यूरेटर को दूसरे यूरेटर से जोड़कर फिर ओपनिंग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ज्यादा टफ नहीं हुआ होगा, आई थिंक सिंपल है आपके लिए अभी तक, ठीक है। अब बुक में पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल रहता है इनको थोड़ा समझना। पांचवा जो है ना दोस्तों, दैट इज यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी। देखो इसमें क्या करते हैं, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी किडनीज है, ये आपके यूरेटर हैं। इन यूरेटर को डायरेक्टली सिग्मोइड कोलोन से जोड़ दिया जाएगा। इन यूरेटर को डायरेक्टली सिग्मोइड जो कोलोन है ना दोस्तों, उससे क्या कर दिया जाता है, अटैच किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, यूरेट्रो, मतलब यूरेटर को किससे जोड़ दिया हमने, सिग्मोइड कोलोन से जोड़ दिया, और फिर हमने, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना, यूरेट्रो सिग्मोइडोस्टोमी बनाने के बाद में है ना दोस्तों, ये जो यूरिन है ना दोस्तों, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो स्टूल का जो पासेज वे है, उस पासेज वे के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यूरिन बाहर निकलेगा। अब उस पासेज वे के थ्रू जब बाहर निकलता है ना दोस्तों, तो आजकल ये सर्जरी नहीं की जाती है। आप कहोगे सर कैसे, एक तो देखो कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि इतना जब फ्लूइड रहता है तो जो रेक्टम जो स्पिक्टर है ना, वो काम नहीं कर पाते हैं सही से, तो फ्लूइड क्या होगा, लीकेज होगा। दूसरा दोस्तों, जो यूरिन है ना, उसका एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, तो एब्जॉर्प्शन होने के कारण वेस्ट प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होना भी बेकार है, तो वो चीज भी क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है। तीसरा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होने लग जाता है, इम्बैलेंस भी होने लग जाता है। तो इसके कारण से आजकल जो ये सर्जरी है ये परफॉर्म नहीं की जाती। बस इतना याद रखना कि इसमें यूरेटर को डायरेक्टली किससे जोड़ दिया जाता है दोस्तों, सिग्मोइड कोलोन से जोड़ दिया जाता है। तो फिर अगर उसमें दो तरीके होते हैं, क्या तो इसको डायरेक्टली जो स्टूल जो है वो क्या स्टूल के रास्ते से जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा, या दूसरा क्या करेंगे, जो सिग्मोइड कोलोन के अंदर भी हम क्या बना देंगे, ओपनिंग बना देंगे, तो स्टोमा बना के भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो तरीके हैं दोस्तों, वो क्या किए जा सकते हैं, इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को किस नाम जानते हैं, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, जो आजकल नहीं किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सर्जरी आती है दोस्तों, दैट इज इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी। छठवीं जो सर्जरी आती है दोस्तों, दैट इज इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी आपके लिए क्या है दोस्तों, जरूरी है। इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो इलियम है इंटेस्टाइन का, जो इलियम वाला जो कुछ पार्ट है ना दोस्तों, इलियम जो पार्ट है, उसे इलियम पार्ट को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ये वाला इलियम पार्ट को हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहां से कट कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ जो पार्ट है, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, वापस जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे। मतलब एक पार्ट ले लिया हमने, इंटेस्टाइन का एक पार्ट काट कर उस पार्ट को हमने क्या निकाला, बाहर निकाला, और बाकी पार्ट को वापस से जोड़ दिया। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसको लिया हमने, किसका पार्ट है ये, इलियम का पार्ट है ये, ठीक है। इलियम का अगर पार्ट है तो ये क्या कहलाएगा, इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी कहलाएगा, और अगर कोलोन का पार्ट लेंगे तो कोलोन कॉन्ड्यूट सर्जरी कहलाता है। अब अगर इस पार्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इस पार्ट में देखो आप, इस पार्ट से दोस्तों हम क्या काम करेंगे कि एक मिनट हो जाए, इसको थोड़ा सही तरीके से बनाने दो मुझे। इस पार्ट से हम यूरेटर को क्या कर देंगे दोस्तों, कनेक्ट कर देंगे। इस पार्ट से हम यूरेटर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये तो एक पाइप था ना, काटा मान लो, जो इंटेस्टाइन वो पार्ट थी, इधर से भी ओपन थी, इधर से भी ओपन थी, तो इसको एक साइड से क्या कर दिया जाएगा, सूचर कर दिया जाएगा। यहां से हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, सूचर कर देंगे, और दूसरा जो पार्ट है ना, उसको यहां पर एब्डोमेन के अंदर जोड़ देंगे, क्या बना के, ओपनिंग बना के। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टोमा बन जाएगा, यहां पर ओपनिंग बन जाएगी, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टोमा बन गया। अब इस स्टोमा से हम क्या काम करेंगे, जो यूरिन है दोस्तों जो आएगा, वो यहां पर सीधा इसमें से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए फिर हम क्या कर देंगे दोस्तों, एक यूरिन जो बैग है इस स्टोमा पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, अटैच कर देंगे। ठीक है, यूरिन अप्लायंस बोलते हैं, डायरेक्टली यूरिन बैग सिंपल वाला नहीं, फुल कैथेटराइजेशन वाला नहीं, क्योंकि वो यहां पर क्या होगा, फिट होना चाहिए, उसका फिट होना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। अब देखो इसको फिट होना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते, तो फिर इस बाद में इस यूरिन बैग को क्या करते रहते हैं, जो ये यूरिन अप्लायंस है इसको क्या करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं। इस यूरिन अप्लायंस को क्या करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी के नाम से जानते हैं। क्या किया, इलियम के पार्ट को हमने क्या किया, रिमूव किया। इसके बाद रिमूव करने के बाद इस पार्ट को एक तरफ से सूचर कर दिया,
दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाला, ओपनिंग बना दी, और फिर उस पर जो यूरिन अप्लायंस उसको हमने अप्लाई कर दिया, और फिर इसके थ्रू हमने यूरिन को बाहर निकाला। अभी देखो आपको इमेज से समझाता हूँ कितना अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छी इमेज लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये सर्जरी जो है ना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सर्जरी में सिस्टेक्टोमी किया, रेडिकल सिस्टेक्टोमी किया। तो यहाँ से इस यूरेटर को हमने काटा और ब्लैडर को यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों, हमने रिमूव कर दिया। ब्लैडर को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही हो इसमें, तो ये लिम्फ नोड्स है ना। अब देखो ये है इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज इलियम। इस वाले पार्ट को सिर्फ जो हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, या फिर मैंने जो इसको ब्लू से बनाया है, सिर्फ इस पार्ट को हमने क्या कर दिया दोस्तों, कट कर लिया। बाकी का जो इंटेस्टाइन इसको वापस से क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए था बॉडी का। ठीक है, बॉडी का क्या चाहिए था, सिर्फ एक पार्ट चाहिए था, तो वो पार्ट हमने ले लिया। बाकी का क्या कर दिया दोस्तों, इसको वापस से क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। ये पार्ट लेकर हमने क्या किया, एक साइड से इसको इधर से क्या कर दिया दोस्तों, हमने स्यूचर कर दिया, और इन यूरेटर को इस पार्ट से क्या कर दिया दोस्तों, हमने कनेक्ट कर दिया। और यहां से कनेक्ट करने के बाद में दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, ठीक है, इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है, उसको बॉडी के बाहर क्या कर दिया दोस्तों, हमने निकाल दिया। जैसे कोलोस्टोमी में करते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो पहले कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके अंदर कर रहे हैं, उन प्रोसीजर को यूरेट्रोस्टोमी में कर रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ क्या हो गया दोस्तों, बाहर निकल गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यूरिन बाहर आएगा। इससे यूरिन बाहर आएगा तो उसको देखो ये स्टोमा बन गया बॉडी से बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो नीचे की साइड है, ये बैग अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे यूरिन अप्लायंस क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये इस पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो यूरिन है उसको बाहर क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, यूरिन को क्या निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है दोस्तों। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एक तो ध्यान रखना कि ये जो भी सर्जरी होती है ना ऐसी, जिसके अंदर हम इंटेस्टाइन का यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप इंटेस्टाइन का यूज कर रहे हो तो इंटेस्टाइन क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्लीन होनी चाहिए। इंटेस्टाइन क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। क्यों, इसके लिए आप क्लींजिंग एनीमा और फ्लैक्टोलोज दोगे, क्योंकि इंटेस्टाइन है, अगर उधर स्टूल बना हुआ है तो फिर उस प्रोसीजर को आप कैसे करोगे, आपको इलियम चाहिए, आपको क्लीन चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि उधर स्टूल भरा हुआ है फिर आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो वो क्लीन चाहिए। तो हमेशा इन सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लैक्सेटिव्स और एनीमा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा इस सर्जरी की एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि उस पर्सन का जो यूरिन है ना, वो कंटिन्यूअस आता रहता है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर कोई ऐसा तो स्पिंक्टर तो कोई बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब कोई स्पिंक्टर नहीं बना हुआ दोस्तों, तो कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे यूरिन आएगा उसमें से बाहर निकलेगा, तो कंटिन्यूअसली आपको बैग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसकी क्या है, मेजर प्रॉब्लम है कि इसका जो ड्रेनेज जो होता रहता है ना, वो क्या होता रहता है दोस्तों, कंटिन्यूअसली इसके अंदर क्या पाया जाता है, ड्रेनेज होता रहता है। ठीक है, केयर जो है वो बिल्कुल जैसे हम कोलोस्टोमी में करते हैं, उसको बिल्कुल हमें सोप एंड वाटर से हम जो स्टोमा जो बना है, इस स्टोमा को हम सोप और वाटर से क्या करेंगे दोस्तों, क्लीन करेंगे, इसको ड्राई रखेंगे। फिर इसके बाद में जो भी अप्लायंसेज उनको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी, जीआई ट्रैक्ट की बार जरूर देख ले। कोलोस्टोमी मैंने आपको वहां पर अच्छे से पढ़ा रखा है, किस प्रकार से हम उसको क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, सब चीजें हमने उसके बारे में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर दोस्तों किया जाता है। अब नेक्स्ट सर्जरी देखते हैं। अब आपको मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर्जरी बिल्कुल इसकी जैसी ही सर्जरी है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। नेक्स्ट जो सर्जरी है दोस्तों, दैट इज, सातवीं होगी ना, कॉन्टिनेंट इलियल यूरिनरी रिजर्वोयर सर्जरी। इस सर्जरी में और इस सर्जरी में बस ज्यादा अंतर नहीं है। इस सर्जरी के अंदर क्या किया था हमने, भाई एक पार्ट लिया, ठीक है, अब उस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा पार्ट लेंगे और उसको बैग की तरह बना देंगे। हम उसको बैग की तरह क्या कर देंगे दोस्तों, बना देंगे। उस बैग को बोलेंगे पाउच। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, देखो तो यहां पर ये है आपकी किडनी, और किडनी से निकल रहे हैं आपके यूरेटर। ठीक है, आपने क्या लिया दोस्तों, इसके अंदर पार्ट लिया, और वो पार्ट थोड़ा सा उसकी तुलना में हम क्या लेंगे, बड़ा पार्ट लेंगे। थोड़ा सा क्या लेंगे दोस्तों, हम बड़ा पार्ट लेंगे। ठीक है, पार्ट लेकर ये पार्ट क्या कहलाएगा दोस्तों, पाउच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाउच कहलाएगा। कई प्रकार के पाउच बनाए जाते हैं सर्जरी के अंदर, कई सारे पाउच बनाए जाते हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल याद रख लेना कि जैसे कि कोच पाउच बनाया जाता है, ठीक है, फ्लोरिडा पाउच बनाया जाता है, और इंडियाना पाउच बनाया जाता है। अलग अलग स्ट्रक्चर के पाउच बनाए जाते हैं। जैसे ये पाउच बना दिया अपने इंटेस्टाइन के पार्ट को लेके, तो एक इंडियाना पाउच बना दिया। अब सर इसमें कोई अंतर तो नहीं है। आप कहोगे सर इसमें क्या अंतर है, यहां भी पाउच ही बन रहा है। देखो दो अंतर है, एक तो ये पार्ट थोड़ा छोटा है, ठीक है, स्पेस कम है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर क्या हो रखा है, स्टोमा बना हुआ है, तो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, ड्रेनेज होता रहता है। जबकि यहां पर इस पाउच के अंदर क्या करते हैं दोस्तों,
कि यहाँ पर एक वॉल्व लगा देते हैं दूसरे साइड। स्टोमा इसमें भी बनाएंगे, ओपनिंग इसमें भी बनाएंगे, यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, ओपनिंग बनाएंगे, लेकिन इस ओपनिंग पे क्या करेंगे दोस्तों, एक वॉल्व कनेक्ट कर देते हैं। अब उस वॉल्व के लगाने से क्या होगा, उस वॉल्व को लगाने का एक फायदा होगा कि जो यूरिन है ना दोस्तों वो डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा। उसमें क्या होता, कंटिन्यूअस ड्रेनेज था तो पर्सन की जो लाइफ स्टाइल है ना वो बिल्कुल खराब हो जाती है। क्यों भाई, उसको कंटिन्यूअसली बैग अटैच करके रखना है, वो कैसे काम करेगा। इसमें यह फायदा कि वाल्व लगा देते हैं। अब वाल्व लगाने का क्या फायदा होता है दोस्तों, कि उसके कारण कंटिन्यूअसली यूरिनरी ड्रेनेज नहीं होगा। अब आप उसे फिर यूरिन कैसे बाहर निकालें, ऐसे तो है नहीं कि वो बटन ने दबा दिया और यूरिन बाहर आने लग जाएगा। हाँ सही बात है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, उस पेशेंट को सिखाया जाता है कि भाई आपको जो भी यूरिन निकालना है वो कैथेटर के थ्रू निकालना है। तो इस वॉल्व के अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हमेशा क्या, कैथेटर, और इस कैथेटर के थ्रू जो दोस्तों जो यूरिन है वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इस कैथेटर के थ्रू यूरिन क्या होगा दोस्तों, बाहर निकलेगा। जैसे ही आप इस कैथेटर को बाहर निकाल दोगे वो वॉल्व वापस से क्लोज हो जाएगा और वापस से यूरिन का क्या नहीं होगा, ड्रेनेज नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब लगाया जाएगा तो हर एक घंटे के अंदर खाली करना पड़ता है, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है और 4 से 6 घंटे पे लाया जाता है। फिर 6 घंटे के अंदर पेशेंट को इंस्टेट किया जाता है। आपको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसको जरूर क्या करना है दोस्तों, खाली करना है। क्योंकि पाउच की भी क्या है कैपेसिटी, ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर रहे खाली, क्योंकि यहाँ पर आपको अर्ज तो होगी नहीं, जैसे यूरिन की अर्ज होती है। आप ब्लैडर तो आपको अर्ज दिलाता है कि भाई आपको यूरिन करना है, प्रेशर लगता है। यहाँ पर तो वर्ज नहीं होगी, तो आपको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में 1 घंटे से बढ़ाकर टाइम बढ़ाकर इसको 4 से 6 घंटे तक लाया जाता है। और फिर 4 से 6 घंटे के अंदर उस यूरिन को हर बार हम कैथेटर अंदर इंसर्ट करेंगे। कैथेटर डालेगा, पेशेंट को खुद को सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि हमेशा हॉस्पिटल में रहेगा, तो उसको कैथेटर अंदर डालेगा, कैथेटर अंदर डाल के जो भी यूरिन उसको बाहर निकालेगा, कैथेटर को बाहर निकाल लेगा, वापस से यूरिन, वापस से ड्रेनेज क्या नहीं होगा, वापस नहीं होगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कॉन्टिनेंट इलियल यूरिनरी रिजर्वोयर सर्जरी के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार के इसमें पाउच बनते हैं अलग अलग, कोच, फ्लोरिडा और इंडियाना। तो डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि भाई कोच जो सर्जरी है वो कैसे करते हैं, तो ये कोच सर्जरी है, ठीक है। कोच पाउच सर्जरी पूछ सकता है आपसे क्या होता है, तो वो डायरेक्टली यही सर्जरी क्या है दोस्तों, आपकी कोच पाउच है। ध्यान रखना इसमें कंटिन्यूअस ड्रेनेज नहीं होता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस क्या होता है, ड्रेनेज होता रहता है। और कंटिन्यूअसली आपको यूरिन जो अप्लायंसेज हैं उनको अटैच करके रखने की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हो गई सर्जरी। अब एक नई सर्जरी आई है बहुत खतरनाक। नेक्स्ट जो सर्जरी है ना दोस्तों, दैट इज नियो ब्लैडर। नेक्स्ट जो सर्जरी है दोस्तों वो क्या है, नियो ब्लैडर सर्जरी है। नियो ब्लैडर का मतलब, नियो का मतलब होता है दोस्तों न्यू। अब हम हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, एक नया ब्लैडर बनाएंगे, एक नया क्या बनाएंगे, ब्लैडर बनाएंगे। अब इस सर्जरी में हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहां पर हमने पाउच बनाया था, यहां पर हमने क्या बनाया था दोस्तों, पाउच बनाया था, उसी प्रकार से यहां पर हम क्या करेंगे कि पाउच को, यहां पर हमने जो पाउच बनाया था दोस्तों उसको हमने बाहर की तरफ स्टोमी बना के निकाला एब्डोमेन से। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्लैडर को इंटेस्टाइन का पार्ट करके ब्लैडर बनाएंगे। ब्लैडर को दोस्तों हम क्या काम करेंगे, जैसे ये ब्लैडर बनाया, इसे ब्लैडर को आप सीधा एक काम करो ना, यूरिनरी मीटर से क्या कर दो, अटैच कर दो। यूरिनरी जो मीटर्स है दोस्तों उससे आप इसको क्या कर दो, अटैच कर दो, ताकि जो यूरिन है वो नॉर्मल रास्ते के थ्रू क्या निकले, बाहर निकले। सिंपल सी बात है ना भाई, कि जो यूरेथ्रा है दोस्तों उसको यहां पर क्या कर दिया जाएगा, एक ब्लैडर बना दिया जाएगा। देखो एक बार समझाता हूं, जैसे ये है आपकी किडनी, ये है आपके यूरेटर, यहां पर ये किडनी, ये यूरेटर, ठीक है। हम एक क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ब्लैडर बनाएंगे, इंटेस्टाइन का पार्ट लेकर ही एक ब्लैडर हमने बनाया। अब यहां पर उस सर्जरी में तो क्या कर रहे थे हम, तो उसमें तो पाउच बना के हम क्या कर रहे थे दोस्तों, स्टोमा बना के, यहां से ओपनिंग बना के, एब्डोमेन ओपनिंग बना के फिर बाहर निकाल रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इस ब्लैडर को दोस्तों डायरेक्टली किससे अटैच कर देंगे, आपके यूरेथ्रा से क्या कर देंगे दोस्तों, अटैच कर देंगे। यूरेथ्रा से क्या कर देंगे दोस्तों, अटैच कर देंगे। अब यूरेथ्रा से अटैच करने का फायदा क्या होगा, जो रास्ता जो होगा ना दोस्तों, रास्ता जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे नॉर्मल यूरिन कोई भी पर्सन पास करता है तो उसी प्रकार से वो क्या करेगा दोस्तों, उसको पास करेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल पर्सन यूरिन पास करता है वो नॉर्मल उसी प्रकार से क्या करता है, रास्ते से यूरिन पास करता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नियो ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नियो ब्लैडर क्रिएशन या नियो ब्लैडर का फॉर्मेशन, ठीक है। ये सर्जरी होती है। कई बार कुछ समय के लिए दोस्तों ऐसा भी कर लिया जाता है कि एक सर्जरी होती है नेफ्रोस्टोमी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, नेफ्रोस्टोमी कुछ समय के लिए वैसे भी की जाती है कि भाई मान लो कि जो किडनी है उसको रिमूव किया गया है, कुछ पार्ट को मान लो रिमूव किया गया है या फिर कंप्लीट किया गया है, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्यूब डालते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, नेफ्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर भी क्या हो सकता है दोस्तों,
नेफ्रोस्टोमी है ना, वो इसलिए कर देते हैं कि जैसे मान लो जो भी यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है उस यूरिन को हम डायरेक्टली कैथेटर लगा के, एक कैथेटर बाहर की तरफ या ट्यूब बाहर की तरफ बना दी जाती है, ट्यूब लगा दी जाती है, कैथेटर डाला जाता है बाहर से, ठीक है, और उस कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं दोस्तों, यूरिन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन कितने दिन चलाओगे आप, ज्यादा दिन नहीं चलाना पड़ता है इसको, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, नेफ्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेफ्रोस्टोमी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी की जितनी भी सर्जरी है दोस्तों वो आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टफ है। ट्यूमर थोड़ा सा है, किसी भी पार्ट से सिर्फ ट्यूमर को हटाएंगे, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे। पार्शियल सिस्टेक्टोमी करेंगे तो कुछ पार्ट को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, कुछ पार्ट को रिमूव करने से ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर एक्सटेंसिव हो गया है तो आसपास के एरिया का ब्लैडर को सबको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसके कारण दोस्तों यूरिन को हमें बाहर निकालना जरूरी है, तो यूरिनरी जो डाइवर्जन है वो हम क्या करेंगे, सर्जरीज करेंगे। इसमें पहली जो सर्जरी है ये क्यूटेनियस या बाइक्यूटेनियस, मतलब दोनों यूरेटर को जोड़ रहे हैं, यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानेंगे। तो डायरेक्टली इन यूरेटर को हमने क्या कर दिया, यहां पर स्टोमा बना के, ओपनिंग बना के हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इसे हम इस नाम से जानेंगे, क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी। अब दो स्टोमा बनाना पेशेंट के लिए टफ होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टोमा बनाएंगे तो एक यूरेटर को दूसरे यूरेटर से कनेक्ट कर देंगे और एक स्टोमा बना के यूरिन को क्या निकालेंगे दोस्तों, बाहर निकालेंगे। तो इसे हम क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानेंगे। या फिर इसको डायरेक्टली सिग्मोइड जो कोलोन है दोस्तों उससे भी क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट जो सर्जरी है वो इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलियक जो डेडुनम ज्यूजिनम इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट को लेंगे, उससे क्या बनाएंगे दोस्तों, एक पार्ट को स्यूचर कर देंगे और उससे डायरेक्टली जो यूरिन है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, ड्रेनेज यूरिनरी अप्लायंस क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सर्जरी है दोस्तों दैट इज कॉन्टिनेंट इलियल यूरिनरी रिजर्वोयर सर्जरी। तो एक पाउच बनाते हैं, उस पाउच की तरफ वाल्व बना देते हैं और वाल्व से क्या होता है, कैथेटर डाल के यूरिन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कंटिन्यूसली क्या नहीं होता रहता, ड्रेनेज नहीं होता रहता। एग्जांपल है कोच फ्लोरिडा एंड इंडियाना, ठीक है। इसके बाद लास्ट न्यू ब्लैडर, नया ब्लैडर ही क्या कर देते हैं दोस्तों, हम क्रिएट कर देते हैं और उस ब्लैडर को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यूरेथ्रा से अटैच कर देते हैं, ताकि नॉर्मल यूरिनरी पैटर्न पर्सन के अंदर क्या रहे दोस्तों, बना हुआ रहे। तो ये सर्जरी है आपकी नियो। एक नेफ्रोस्टोमी है, डायरेक्टली कैथेटर डाल देते हैं किडनी के अंदर और उससे यूरिन को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका नेफ्रोस्टोमी कहलाता है, ठीक है। चलो अब देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। हाँ, और सॉरी, अभी तो सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ है ना, और चीजें भी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में नेक्स्ट जो मैनेजमेंट आता है दोस्तों दैट इज, देखो ये रहा न्यू ब्लैडर, ठीक है। ये ब्लैडर रहा, ब्लैडर बना के यहाँ पर इसको किसे जोड़ दिया, यूरेथ्रा से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और इसमें ये जो यूरेटर है इनको यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये न्यू ब्लैडर है। नेक्स्ट जो इसके अंदर यूज करते हैं दोस्तों हम दैट इज रेडिएशन थेरेपी। बस कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सा रेडिएशन जो थेरेपी है दोस्तों वो की जाती है। इसके अलावा दोस्तों कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी लिखा हुआ सकता है, या फिर इंट्रावेसिकल, अभी समझाऊंगा, इंट्रावेसिकल इंस्टिलेशन ऑफ कीमोथेरेपी एजेंट, इसके अंदर मेनली हम एल्कलाइजिंग जो एजेंट है दोस्तों वो यूज करते हैं। जो आप इसके टाइप पढ़ोगे कीमोथेरेपी के, उसके अंदर आता है एल्कलाइजिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग जो एजेंट है दोस्तों वो यूज करते हैं। इंट्रावेसिकल इंस्टिलेशन ऑफ कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर डायरेक्टली डालेंगे, ऐसे नहीं है कि आईवी के थ्रू देंगे, नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ब्लैडर है ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी के जो एजेंट है दोस्तों वो डालेंगे। एल्कलाइटिक जो एजेंट्स हैं इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली डालेंगे। डायरेक्टली डालने के बाद में उसको 2 घंटे तक रखा जाएगा। कितने घंटे तक रखा जाता है, 2 घंटे तक उन जो कीमोथेरेपी के जो एजेंट हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको 2 घंटे तक वहां पे रखा जाता है। पेशेंट को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बुक में दे रखा है, पता नहीं कभी किसी एग्जाम में पूछ लें। स्टार्टिंग में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और हर 15 से 30 मिनट के अंदर, हर 15 से 30 मिनट के अंदर पोजीशन क्या करते रहते हैं दोस्तों, चेंज करते रहते हैं, ताकि हर जगह पे क्या होता रहे, वो कीमोथेरेपी एजेंट क्या करे, काम करे, हर जगह पे काम करे, इधर इधर इधर। उसकी पोजीशन सुपाइन से स्टार्ट करेंगे और हर 15 से 30 मिनट में हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, पोजीशन को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। जब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, मैंने कहा था 2 घंटे तक ही डाल के रखते हैं ये केमिकल्स। 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तो इन 2 घंटे के बाद में हम क्लाइंट को वॉइड करने के लिए कहते हैं यूरिन। और यूरिन जो किया जाता है वो कौन सी पोजीशन में किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो यूरिन है दोस्तों वो सिटिंग पोजीशन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सिटिंग पोजीशन में किया जाता है, ताकि थोड़ा सा क्या पड़े, प्रेशर पड़े और जो भी अमाउंट है ना सारी चीज क्या आ जाए दोस्तों, बाहर आ जाए, कोई भी अमाउंट नहीं रहे। तो इसलिए कौन सी पोजीशन में यूरिन करने के लिए कहा जाता है, सिटिंग पोजीशन में। और जो फ्लूइड है दोस्तों उसको एनकरेज किया जाता है ताकि फ्लूइड के द्वारा बाहर निकले वो।
जो कीमोथेरेपिक एजेंट है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, तो फ्लूइड को क्या किया जाता है दोस्तों, एनकरेज किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका कीमोथेरेपी एजेंट। अब एक इसमें नई चीज है दोस्तों, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, एक नई चीज है दोस्तों, इसको और ध्यान रखना। नई जो चीज है दोस्तों, दैट इज इंट्रावेसिकल इंस्टिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट लिखा हुआ आ सकता है, जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे नहीं पूछेगा वो। बीसीजी सॉल्यूशन, अब आप कहोगे सर ये क्या बोला है, बीसीजी सॉल्यूशन वही है दोस्तों जो बीसीजी वैक्सीन जो होती है ना उसके अंदर पाया जाने जो सॉल्यूशन होता है, बैसिलस कालमेटी ग्यूरेन, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट होता है, थोड़ा सा कम पोटेंट होता है उसकी तुलना में, ठीक है। अमाउंट इसकी ज्यादा होती है वो तो बिल्कुल आपको पता है कितनी अमाउंट में देते हैं। तो बीसीजी सॉल्यूशन है ना दोस्तों, वो ब्लैडर के अंदर क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये बीसीजी सॉल्यूशन ब्लैडर के अंदर जाएगा, जाने के बाद में दोस्तों ये क्या करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स क्या करता है, स्टार्ट करता है बॉडी के अंदर। इम्यून जो रेस्पॉन्स है ना दोस्तों वो स्टार्ट करेगा, और ये इम्यून रेस्पॉन्स क्या काम करता है, जो कैंसर के जो सेल्स है ना उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उन कैंसर सेल को क्या करने का काम करता है दोस्तों, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर बीसीजी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, कौन से कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर बीसीजी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो बी फॉर बीसीजी, बी फॉर ब्लैडर, बी फॉर बीसीजी और बी फॉर ब्लैडर। ब्लैडर कैंसर के अंदर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, बीसीजी सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, और कोई भी चीज आएगी तो क्वेश्चंस के थ्रू हम कर लेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले क्या करना चाहिए जिस पेशेंट के अंदर, सिस्टेक्टोमी बता दिया मैंने आपको क्या होता है, इलियल कॉन्ड्यूट बता दिया मैंने आपको, इलियल कॉन्ड्यूट क्या होता है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक बार इमेज में जाके देख लो। पहले क्या देखा, लिमिट फ्लूइड इनटेक फॉर 24 आवर्स। वे सर्जरी से पहले 24 घंटे पहले एनपीयू नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसको एनपीयू किया जाता है 8 घंटे के लिए, और फ्लूइड के लिए तो 2 से 4 घंटे के लिए करते हैं। भाई लिक्विड, क्लियर लिक्विड जो है ना उसके लिए 2 से 4 घंटे के लिए करते हैं, और कंप्लीटली एनपीयू कितने घंटे, वो बाकी चीजों के लिए एनपीयू 8 घंटे के लिए करते हैं। तो 24 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए, तो इतना एनपीयू करने की क्लाइंट को कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है दोस्तों, और वैसे भी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको देखकर हम क्या करेंगे, एनपीयू करेंगे। टीच रेंज ऑफ मोशन एंड कीजल एक्सरसाइजेज, सर्जरी से पहले आप एक्सरसाइज करवा कर उसका क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर सर्जरी से पहले अगर आप सोचो कि भाई आप उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा दो, कीजल एक्सरसाइजेस करवा दो। कीजल एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो ओबीजी की क्लास में जाना, मैंने अच्छे से वहां पे पढ़ा रखा है आपको। ओबीजी की क्लास जो यूट्यूब पे है वहीं पे, ठीक है, पैसे नहीं मांग रहे हैं, डोंट वरी। इसके बाद में रेंज ऑफ मोशन और जो कीजल जो एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों उनका अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इरिगेटिंग द इलियल कॉन्ड्यूट, कि इलियल कॉन्ड्यूट को क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, इरिगेट किया जाएगा। इलियल कॉन्ड्यूट को क्या किया जाएगा दोस्तों, इरिगेट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि जो इलियल जो कॉन्ड्यूट है ना दोस्तों वो डायरेक्टली ड्रेन होता रहता है, तो उसको हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, इरिगेट नहीं करते हैं। इलियल कॉन्ड्यूट को हम क्या नहीं करते हैं दोस्तों, इरिगेट नहीं करते हैं। और कैथेटर डाल के जरूर हम उसको क्या करते हैं, कैथेटर डाला वहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इरिगेट कर सकते हैं। लेकिन इलियल कॉन्ड्यूट को इरिगेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। फोर्थ देखा, एडमिनिस्टर क्लींजिंग एनिमा एंड लैक्सेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड। सिंपल सी बात है दोस्तों, इन सर्जरी के अंदर हम इंटेस्टाइन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और अगर आप बात दोस्तों इंटेस्टाइन का यूज कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन क्लीन तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा एडमिनिस्टर क्लींजिंग एनिमा एंड लैक्सेटिव एज ऑर्डर। तो लिख लो, लिखो। वैसे और सर्जरी में भी करेंगे जिसमें भी इलियम, जिसके अंदर इलियम क्या कह रहा हूं मैं, जिसके अंदर भी इंटेस्टाइन यूज हो रही है सब में करेंगे, ठीक है, जो जिसमें भी यूज हो रही है इसमें। इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी से पहले प्रेस्क्राइब्ड क्लींजिंग एनिमा prescribed cleansing enema and laxatives एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना दोस्तों क्या है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर सर्जिकल क्रिएशन ऑफ कॉन्ड्यूट डाइवर्जन, ठीक है। जो इलियल कॉन्ड्यूट डाइवर्जन जो आपको मैंने बताया वही है, ये इलियल कॉन्ड्यूट डाइवर्जन वाला है ये। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए कॉन्ड्यूट डाइवर्जन दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। मुझे लगता नहीं आपको बताना, इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी बताइए ना मैंने आपको, इलियल कॉन्ड्यूट वही इलियल कॉन्ड्यूट डाइवर्जन है। तो सारे डाइवर्जन मैंने आपको बताया, तो यूरिनरी डाइवर्जन है सारे,
ठीक है। तो इलियल कंड्यूट में क्या दिक्कत होती है दोस्तों, आप बताओ। स्टोमा बनाने के बाद क्या दिक्कत होती है, मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया था मैंने कि स्टोमा बनाने के बाद में उसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई वॉल्व नहीं होता, और अगर वॉल्व नहीं होगा तो जो यूरिन है दोस्तों क्या निकलता रहता है, कंटिन्यूअसली ड्रेनेज होता रहता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है। जबकि कॉन्टिनेंट वाले में क्या प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिनेंट इलियक रिजर्वोयर जो है दोस्तों उसमें क्या होता है, वॉल्व होता है, तो हम कैथेटर डालते हैं, उसी के द्वारा यूरिन को बाहर निकालते हैं, और वैसे यूरिन को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका पेरिस्टाल्सिस ग्रेटली डिक्रीज्ड, पेरिस्टाल्सिस का वहां पर कोई लेना देना वहां पे है नहीं। ठीक है, कि भाई वो डिक्रीज होगी वो होगी। स्टूल कंटिन्यूअसली, स्टूल वो कोई इंटेस्टाइन का पार्ट वहां पर थोड़ी है, उसको हमने कट करके बाहर निकाल लिया है, तो उसके अंदर तो स्टूल का कोई पासेज होता ही नहीं है। वापस से इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं दोस्तों, अटैच कर देते हैं, तो जो इंटेस्टाइन है वो अलग उसका वे है, और जो ये सर्जरी है इसके अंदर जो इलियम यूज कर रहे हैं उसका अलग वे है, तो स्टूल का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि ऐसी सर्जरी के अंदर यूरिन जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, ड्रेन होता रहता है। नेक्स्ट देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन वहां से न्यूट्रिएंट्स का क्यों एब्जॉर्प्शन होगा दोस्तों, जो इंटेस्टाइन है वहां से एब्जॉर्प्शन होगा ना, जबकि ये तो अलग पार्ट है, तो वहां से एब्जॉर्प्शन का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, यूरिन कंटिन्यूअसली ड्रेन्स फ्रॉम इट। तो लिख लो, लिखो कॉन्ड्यूट डाइवर्जन, कॉन्ड्यूट डाइवर्जन सर्जरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरिन का कंटिन्यूअसली ड्रेन होना है, यूरिन का कंटिन्यूअसली ड्रेन होना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आफ्टर ए नेफ्रेक्टोमी, कि नेफ्रेक्टोमी के बाद में एक क्लाइंट अराइव्स द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। ठीक है, क्लाइंट का क्या किया गया दोस्तों, नेफ्रेक्टोमी किया गया। अब दोस्तों नेफ्रेक्टोमी के अंदर जो इंसिजन है वो थोड़ा पीछे साइड बनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि पीछे साइड क्या बनाया जाएगा दोस्तों, इंसिजन बनाया जाएगा। और जो क्लाइंट है वो किस में आया है, सुपाइन पोजीशन के अंदर आया है। अब क्लाइंट सुपाइन पोजीशन की मान लो सर्जरी के बाद आया है, तो जो भी ड्रेसिंग की गई होगी दोस्तों वो इस तरफ की गई होगी। तो अगर आपको ये चेक करना है कि विच एक्शन शुड बी एम्प्लॉयड, मतलब यूज लिया जाना चाहिए बाय द नर्स टू असेस द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हेमरेज। भाई कोई भी क्लाइंट है दोस्तों, सोचो कि उसकी क्या हुई है, किडनी रिमूव कर दी गई है, अब उसकी ड्रेसिंग हुई है, क्लाइंट ऐसे लेटा हुआ है, और अगर आपको ये चेक करना है कि जो सर्जिकल जो साइट है वहां से ब्लीडिंग हो तो नहीं रही है, हेमरेज नहीं हो रहा है, तो क्या आप सुपाइन पोजीशन में चेक कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ड्रेसिंग वो इस तरह है, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, तो वो नीचे की साइड उसकी जो बेड सीट है ना दोस्तों वहां पर क्या होता रहेगा, हेमरेज होता रहेगा। तो हमें डायरेक्टली क्या नहीं पता नहीं चलेगा। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, तो क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, टर्न करोगे क्लाइंट को टू ऑब्जर्व द ड्रेसिंग। बस कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है कि भाई अगर हमें ड्रेसिंग देखनी है, क्योंकि जो इंसिजन है वो पीछे की तरफ बना हुआ है, तो उसके कारण जो ड्रेसिंग है वहां पर की गई है, तो आपको जो ड्रेसिंग है उसको देखने के लिए पेशेंट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टर्न करना पड़ेगा, तभी आप हेमरेज का क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कह रहा है आपको, कि प्रेस द क्लाइंट नेल बेड से, कि जो क्लाइंट की जो नेल बेड्स हैं उनको हम प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे दोस्तों, असेस करेंगे कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल है ना, हेमरेज को पूरी तरह से नहीं बता पाएगा, कैपिलरी रिफिल ये बता पाएगा दोस्तों कि ये परफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो परफ्यूजन है वो थोड़ा ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बता पाएगा। कंप्लीटली आपको इनिशियल पीरियड में तो बता ही नहीं पाएगा, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है मालूम स्टार्टिंग के अंदर, तो परफ्यूजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेटर ऑन इस पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्टली हेमरेज को इंडिकेट नहीं कर सकता है। और भी कई सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके कारण परफ्यूजन क्या हो सकता है दोस्तों, डिक्रीज हो सकता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखा, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस का और इसका कोई दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि भाई हिमोप्टाइसिस का मतलब कफिंग के द्वारा क्या होना दोस्तों, ब्लड आना। तो ये सर्जरी जो है इससे रिलेटेड ही नहीं है, किडनी इधर है, ये ऊपर है, कोई एरिया इसके अंदर क्या नहीं किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो हिमोप्टाइसिस कभी भी नहीं आएगा। फोर्थ देखा, मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर फॉर ए रैपिड इंक्रीज। एक बात बताओ, कोई भी पेशेंट है दोस्तों, अगर उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बीपी है वो बढ़ेगा क्यों, बीपी तो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। पल्स रेट जो है उसमें भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, पल्स रेट जो है ना दोस्तों वो इंक्रीज हो सकती है, पल्स रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। आप सोप के अंदर पढ़ते हो कि पल्स रेट इंक्रीज हो सकती है, टेम्परेचर क्या हो सकता है दोस्तों, डिक्रीज हो सकता है, पल्स रेट इंक्रीज हो सकती है, बीपी डिक्रीज हो सकता है। जब किसमें क्या दे रखा है, ब्लड प्रेशर फॉर ए रैपिड इंक्रीज, कि आप मॉनिटर करो कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तो ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, टर्न द क्लाइंट टू ऑब्जर्व द ड्रेसिंग। तो लिखो, नेफ्रेक्टोमी के बाद अगर क्लाइंट वार्ड में आता है या यूनिट में आता है, अगर क्लाइंट वार्ड में आता है और सुपाइन पोजीशन में है,
पोजीशन में है, तो ब्लीडिंग को असेस करने के लिए, तो ब्लीडिंग को असेस करने के लिए क्लाइंट को टर्न करना आवश्यक है, क्लाइंट की पोजीशन या क्लाइंट को टर्न करना आवश्यक है। थोड़ा सा मेरे टाइम की कमी है दोस्तों, थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक क्लाइंट हैड ए सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका क्या किया गया, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी किया गया है। अब आपको सर सुप्राप्यूबिक और प्रोस्टेक्टोमी में क्या डिफरेंस है? भाई प्रोस्टेक्टोमी में तो प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए जो रास्ता जो यूज किया गया ना दोस्तों, वो कौन सा किया गया? ब्लैडर वाला रास्ता यूज किया गया। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि ये ब्लैडर है और यहाँ पर ये यूरेथ्रा है और यहाँ पर इस जगह पे क्या होती है? आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करने के लिए अगर कौन सा रास्ता यूज किया गया है दोस्तों? ब्लैडर वाला रास्ता यूज किया गया है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। Which type of tube can the nurse expect the client to have when he returns to his room from the post anesthesia care unit? एक क्लाइंट दोस्तों, मान लो कि वो पोस्ट एनेस्थीसिया जो केयर यूनिट है उससे रिटर्न होता है, वार्ड के अंदर आता है, तो कौन सी ट्यूब लगी हुई होगी? ठीक है, तो सिर्फ अपना लॉजिक यूज करो, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत कर दोगे। सिंपल सी बात है, प्रोस्टेक्टोमी हुई है, कौन से रास्ते से हुई है? ब्लैडर के रास्ते से हुई है। यूरेट्रोस्टोमी, भाई यूरेटर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यूरेटर यहाँ पे है, तो यहां पर हम ट्यूब क्यों डालेंगे इसके अंदर? क्लाइंट का हमने प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया है, ठीक है, गलत है। नेफ्रोस्टोमी, किडनी यहां है, किडनी यहां है, यहां पर सर्जरी हुई है, क्यों यहां पर ट्यूब डालेंगे? बिल्कुल गलत। नेजोगैस्ट्रिक, कोई लेना देना नहीं है यहां पर, क्योंकि रीनल फंक्शन का और इनका यहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? कौन सी ट्यूब डालेंगे? सिस्टोस्टोमी। कौन सी ट्यूब डालेंगे दोस्तों? सिस्टोस्टोमी करेंगे। सिस्टोस्टोमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कौन सी ट्यूब डाली जाएगी? ताकि यहां पर हम एक ट्यूब डालेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सर्जरी के बाद में क्या होगा? क्लोट्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे? क्लोट्स बनेंगे। तो एक ट्यूब डाल देंगे, उस ट्यूब के द्वारा क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन डालेंगे। इस सॉल्यूशन क्या करेंगे दोस्तों? डालेंगे, जिसे हम इरिगेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरिगेंट। ये सॉल्यूशन हम कंटिन्यूस चलाएंगे, कंटिन्यूस चलेगा तो आगे की तरफ आएगा, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि यहां पर जो क्लोट्स के कारण ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ये रास्ता ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। कंटिन्यूसली हमें इरिगेट इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रास्ते को करना पड़ेगा। इसको रास्ते को कंटिन्यूसली इरिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? जो ट्यूब जो हम देखेंगे हमें मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी दोस्तों? सिस्टोस्टोमी मिलेगी। कौन सी मिलेगी दोस्तों? सिस्टोस्टोमी ट्यूब मिलेगी, ठीक है। या फिर वहां से जो ड्रेनेज है, वहां से जो ड्रेनेज हो रहा है ना दोस्तों, उस ड्रेनेज के लिए भी, कि ताकि वहां से जो भी ब्लड है दोस्तों वो इकट्ठा हुआ है वो वहां पर क्या होगा दोस्तों? बाहर निकलेगा। तो उसके लिए कौन सी ट्यूब को आप एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों? सिस्टोस्टोमी के लिए क्या करोगे दोस्तों? एक्सपेक्ट करोगे। तो लिख लो, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी के बाद क्लाइंट में सिस्टोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है या अटैच की जाती है, ठीक है। आज हम थोड़ी सी कमी क्वेश्चन देख रहे हैं, अगली क्लास में मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो करवा दूंगा। लेकिन आज हम ब्लैडर जो कैंसर है उसको हमने अच्छे से पढ़ा है। एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। अगर यूरिन आउटपुट 50 ml या उससे ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड द फाइंडिंग करेंगे। 2-3 दिन की बात है, फिर मेरी क्लास में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अभी थोड़ी सी मेरी ड्यूटीज में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कारण दिक्कत आ रही है। फिर हम अच्छे से 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, या उससे ज्यादा भी करवा दूंगा आपको मैं उसके अकॉर्डिंग। नेट दे रखा है दोस्तों कि ऐसी सर्जरी हुई है जो इलियल कॉन्ड्यूट है, तो उन सर्जरी के अंदर क्या करना जरूरी होता है? एनिमा और जो लेगेटिव्स है दोस्तों उनको देना क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट सर्जरी क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कॉन्ड्यूट डाइवर्जन की? यूरिन कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? ड्रेन होता रहता है। और अगर क्लाइंट की नेफ्रेक्टोमी हुई है तो उसके बाद में आप क्या करोगे दोस्तों कि जो क्लाइंट उसको ऑब्जर्व करोगे इस ड्रेसिंग के लिए। और लास्ट दोस्तों क्या है कि अगर सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी हुई है तो उस क्लाइंट के अंदर हम कौन सी ट्यूब एक्सपेक्ट करेंगे? सिस्टोस्टोमी ट्यूब क्या करेंगे दोस्तों? एक्सपेक्ट करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।